कैसे हो उसका निवारण, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं खास मेहमान भूमिका कलम, जो एक मशहूर टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रो एनालिस्ट और लेखक है। पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में सफलता के मानकों तक पहुंचने के बाद भूमिका ने कर्म और ध्यान का मार्ग चुना। विज्ञान और पत्रकारिता की स्नातक भूमिका प्रतिष्ठित हिंदी अखबार में सेवाएं दे चुकी हैं। पिछले कई वर्षों में भूमिका ने हजारों लोगों का टैरो कार्ड पढ़कर उनके भविष्य के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाया है। भूमिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पल्स न्यूज पर। नमस्कार। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले इस बात का मैं जिक्र करना चाहूंगी कि आम जीवन में स्ट्रेस आजकल काफी आम हो गया है, लेकिन इसका प्रभाव अब रूटीन लाइफ पर भी पड़ने लगा है, रूटीन लाइफ को, शेड्यूल को बिगाड़ने लगा है। आपके इस पर क्या विचार है? देखिए, तनाव वाकई में जो भी कर्म हम करते हैं उससे जुड़ी हुई हर स्थिति में कहीं ना कहीं हमें फेस करना ही पड़ता है। सफलताओं को प्राप्त करने के लिए हम जो कर्म कर रहे हैं और उसकी जो हमारी आकांक्षाएं हैं उसके प्रति, इससे तनाव में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि संतुष्टि का स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और यही कारण है कि जब जीवन में हमारे तनाव बढ़ते हैं तो ये सीधे सीधे हमारे रिश्तों पर भी प्रभाव डालता है, क्योंकि यदि व्यक्ति मन से संतुष्ट नहीं होगा, सुखी नहीं होगा, तो वो अपने दूसरे रिश्तों में भी बहुत अच्छे से प्रेम और सौहार्द दे नहीं पाएगा। बिल्कुल, और आपसे अब ये भी जानना चाहेंगे कि अशांति और गृह कलह को लेकर ज्योतिष विद्या का क्या कहना है और दुष्प्रभाव इसके क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, ज्योतिष के अनुसार जब हम ग्रह कलह की बात करते हैं, शांति की बात, घर में यदि हमारे शांति नहीं है तो इस पूरे विचार को हम अपने सुख से देखते हैं। तो व्यक्तिगत सुख होता है और दूसरा हमारे कुटुंब के साथ हमारा सुख कैसा रहेगा। इसके लिए हम ज्योतिष में जब कुंडली देखते हैं तो खाना नंबर 2 यानी कि जो घर होता है वो दूसरा घर आपके कौन से ग्रह बैठे हैं, तीसरा चौथा ये घर देखे जाते हैं कि इनमें किस ग्रहों की प्लेसमेंट है और उन ग्रहों की प्लेसमेंट के साथ उनकी ऊर्जा आपके ऊपर किस तरह से प्रभावित है। अधिकतर ये सुनने में आता है कि कुछ लोगों में क्रोध बहुत ज़्यादा है। आजकल जिस तरह के हमारे पास प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों में ये बहुत आम है कि लोग कहते हैं कि हमारे घर में लोग एक दूसरे की सुनते नहीं हैं, क्योंकि सभी क्रोध करेंगे और कोई सुनेगा नहीं तो कलह होना निश्चित है। इसका सीधा सीधा मतलब हम देखेंगे, कुछ ग्रहों की यदि मैं ऊर्जाओं की बात करूं, जैसे मंगल, यदि मंगल किसी का तीव्र है, क्योंकि मंगल अपने आप में एक फायर एलिमेंट का प्लेनेट है, तो जब भी किसी व्यक्ति का मंगल बहुत उग्र हो जाएगा, तेज हो जाएगा, उसकी ऊर्जा डिसबैलेंस हो जाएगी, तो वह व्यक्ति क्रोध करेगा अननेसेसरी भी। इसका प्रभाव उसके रिश्तों पे पड़ेगा, उसके घर की शांति पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ग्रहों का इसका सीधा कनेक्शन होता है और राशियों का भी कहीं ना कहीं इसमें रोल होगा कि अलग अलग राशि के जातकों पर अलग अलग ग्रहों का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे और उपाय पर भी चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने जो सबसे पहले आपको कहा मंगल का, तो जो सबसे पहली हमारी राशि होती है काल पुरुष की, यह मेष राशि होती है। और मेष राशि में जब जो मेष राशि के स्वामी हैं वही मंगल है। यदि मेष राशि का कोई जातक है और उसका मंगल बैलेंस नहीं है तो डेफिनेटली उनके घर में कलह होगी ही होगी, किसी भी चीज़ के कारण हो जाती है। ऐसे में कई बार मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होने पर लिटिगेशंस के मामले भी हो जाते हैं, यहाँ तक विवाद बढ़ जाता है कि कानूनी प्रक्रियाओं में जाना पड़ता है। इसका मतलब है कि प्लेनेटरी पोजीशंस हमारी कुंडली में या हमारे आसपास ग्रहों की दशा दिशा ठीक नहीं है। ऐसे समय में हमें कर्मों पे बहुत हम जो कर्म कर रहे हैं इस पे बहुत फोकस करना चाहिए। यहाँ मैं सजेस्ट करूंगी कि यदि मेष राशि के जातकों को ऐसा लग रहा है कि हमें क्रोध के कारण परेशानी है या कई बार आलस्य के कारण परेशानी है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं इस राशि के लोगों के साथ, उनको शहद का प्रयोग करना चाहिए। सुबह
जब एम्प्टी स्टमक, एकदम खाली पेट हम जब सुबह सोकर उठे हैं तो एक गुनगुने, हल्के गुनगुने या ल्यूकवार्म वाटर के साथ थोड़ा शहद ज़रूर लीजिए। दूसरा, आपके जो राशि स्वामी हैं उनके लिए आप कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए। अपने सिर पर चंदन का तिलक यदि आप धारण करते हैं तो मेष राशि के जातकों के लिए ये बहुत ही अच्छी एक प्रक्रिया है, जिसके कारण, क्योंकि चंदन से हम सभी जानते हैं माथा ठंडा रहता है, ठंडा तो होता ही है चंदन, लेकिन आपके न्यूरॉन्स को भी एक्टिवेट करता है ताकि आप बैलेंस रहें जीवन। बिल्कुल। और भूमिका जी, कई बार मैंने सुना है कि अलग अलग समय पर कलेश होने का भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है। कई बार मैं पढ़ रही थी इस बारे में भी, और इस बार मैंने देखा है कि सुबह, शाम और दोपहर में अगर कलह होती है तो इसका इन्फ्लुएंस भी कहीं ना कहीं पड़ता है। हो सकता है कि सूरज से इसका कुछ कनेक्शन हो। देखिए, सुबह शाम या जैसे रात्रि की हम बात करें, सूर्य के प्रकाश का निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कई बार कुछ विवाद ऐसे होते हैं जो रात्रि में हुए हैं, लेकिन जब हम सुबह जब जागते हैं तो कई हद तक चीज़ें थोड़ी सेटल हो जाती हैं। लेकिन दिन में होने वाले कोई कोई विवाद ऐसे होते हैं जो रात्रि में जाके एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा ले लेते हैं मनुष्यों की। डिपेंड करता है कि आपका किस समय पे जब आप झगड़ा कर रहे हैं या आप बहुत बहस कर रहे हैं किसी, उस समय आपके इंडिविजुअल के प्लेनेटरी पोजीशंस क्या हैं, उनके ऊपर किन ग्रहों की ज़्यादा छाया है या किन ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव है, उस पर यह निर्भर करेगा। समय काल पर तो निर्भर करता ही है। जैसे यदि बिल्कुल एकदम दोपहर के समय कहा जाता है, यानी 12 बजे, ये जो एक समय होता है, इस समय पे किसी भी चीज़ की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, वो यात्रा की हो, किसी विवाद की हो या किसी तरह की। इसी तरह संध्या का जो समय होता है, यानी सूर्यास्त का समय, बिल्कुल जैसे आजकल 6 बज के कुछ मिनट, जैसे 6 बज के 6 मिनट या 7 मिनट पे सूर्यास्त होता है, इस समय कहा जाता है कि हमें ऑलमोस्ट अपने सभी काम रोक के एक सिंपल सी विधि है अग्निहोत्र की, यदि हम घर में कर सकें तो वो करनी चाहिए। इससे घर के कलेश खत्म होते हैं, घर में शांति आती है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। बिल्कुल भूमिका जी, और इसका सामाजिक प्रभाव भी काफ़ी देखा गया है। वैवाहिक जीवन पर भी कई बार असर पड़ता है जब कलेश घर में हो, और आमतौर पर एनवायरनमेंट काफ़ी ख़राब होता है। इसके लिए कुछ विशेष उपाय हो सकते हैं? जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वैवाहिक जीवन पे फ़र्क पड़ता है, बच्चों की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है, मानसिक ग्रोथ पे, क्योंकि बच्चे जो हमारे सामने देखते हैं उसी तरह की भावनाएं लेकर वो बड़े हो रहे हैं। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में यदि किसी घर में लगातार कलेश हो रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर विवाद है, मान लीजिए कि पैसे को लेकर विवाद है, संपत्ति को लेकर विवाद है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर कोई विवाद है, ऐसे घरों में लक्ष्मी जी का आगमन तो होता ही नहीं है। मतलब आप ये मान के चलिए, कई लोग शिकायत करते हैं कि हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है, हमारे घर में बरकत नहीं रहती, या हमारे घर में लगातार लोग बीमार पड़ते हैं। तो आप इस बात पे बहुत ध्यान दीजिए, यदि आपकी ऐसी कोई समस्या है तो क्या आपके घर में लगातार विवाद हो रहे हैं, या विवाद जैसी सिचुएशन है, या लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव है। ऐसी कोई भी सिचुएशन यदि होती है तो आप ये मान के चलिए, विवाद जहाँ भी होगा वहाँ अर्थ कभी नहीं रुकेगा। यानी आर्थिक सिचुएशंस को यदि आप मजबूत करना चाहते हैं तो आपको मानसिक तौर पे मजबूत होकर चीज़ों को सेटल करना पड़ेगा घर में। बिल्कुल। और भूमिका जी, जिस तरह से आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है, और कई बार देखा गया है कि घर की महिलाएं जो होती हैं वो उस तरफ ज़्यादा कंसर्न होती हैं। कई प्रकार के व्रत रखे जाते हैं, पूजन किए जाते हैं, जिनसे बच्चों पर दुष्प्रभाव को ना पड़ने दिया जाए। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं, कोई ऐसे विशेष पूजन या विशेष व्रत जिसको रखने से बच्चों पर दुष्प्रभाव ना पड़े? देखिए, मेरा ज्योतिषी उपाय की यदि हम बात करें कि बच्चे हमारे घर में एक अच्छी एनवायरनमेंट में बड़े हों और उन पे इन नेगेटिव परिस्थितियों का फ़र्क ना पड़े, तो इसके लिए सबसे पहले तो घर में 24 घंटे में एक बार या सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में
एक बार घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण जरूर होना चाहिए। यदि हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करते हैं तो जो साउंड एनर्जी क्रिएट होती है घर की कलह अशांति को कम करती है, लोगों में सद्बुद्धि आती है और ये सद्बुद्धि हमें सही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी एक विधि है जो घर की महिलाएं हैं उनको अवश्य करनी चाहिए। हर अमावस्या के दिन आप धूप जरूर डालिए, अपने पूर्वजों के नाम से कहें, या धूप डालने का मतलब है एक गोबर का जो उपला होता है हमारा, गाय का उपला ले लीजिए, उस पे गुड़ और घी का थोड़ा सा भोग लगा के उसको दक्षिण दिशा की तरफ रख दीजिए। क्योंकि यदि मान लीजिए कि किसी नकारात्मक शक्तियों के कारण भी हमारे घर में किसी तरह की बेचैनी या कलह है जिसके कारण मन शांत नहीं हो पा रहा है, इससे बहुत जल्दी प्रभाव पड़ेगा। तीसरी एक बात कहना चाहूँगी कि जो जल हम पीते हैं, हम सभी घर में जल ग्रहण करते हैं और जल ही हमारे बॉडी में 70 से 80% है। तो जहाँ पर पानी के बर्तन रखे जाते हैं, किचन का जो स्थान है उसको बहुत साफ रखें। दिन में एक बार वहाँ पे एक छोटा सा दीप आप यदि प्रज्वलित कर सके, एक फूल रख सके, तो उस जल को आप एनर्जाइज कर देंगे। एक मंत्र वहाँ खड़े रहकर आप सिर्फ गायत्री मंत्र 3 बार 5 बार चैंट कर लें, तो जो पानी हम ग्रहण करेंगे ये भी हम सभी को, घर में सभी लोगों को, बच्चे सहित बड़ों को भी एक सद्बुद्धि प्रदान करेगा। तो ये बेसिक रेमेडीज है जो घर में की जानी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि सब उपाय अपनाकर आप अपने दुष्प्रभावों को मिटा सकते हैं, ग्रह कलह को मिटा सकते हैं। भूमिका जी, कई बार कहा जाता है कि वास्तु का प्रभाव भी इन सारी चीज़ों पर बहुत पड़ता है। कई बार कहते हैं कि अगर घर में रंग नीला है या घर का रंग काला है, कई बार ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। वास्तु को आप किस तौर पर समझते हैं कि कलह के लिए ये भी काफ़ी प्रभावी होता है? बहुत ज़्यादा वास्तु का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ता है घर में कि जो चीज़ें निर्जीव हैं इनसे भी कहीं ना कहीं ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है और ये चीज़ें भी हमें प्रोवोक करती हैं, हमारे इमोशंस को इफ़ेक्ट करती हैं। एक उदाहरण के तौर पे इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि हम घर पहुंच रहे हैं, हमारे ऑफिस में कोई किसी तरह का कोई विवाद चल रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई इनसिक्योरिटी है, और हम जब घर में आ रहे हैं, यदि वही सिचुएशन घर में कोई हमें ऐसा साथी मिल जाए या फिर हमें घर की जो वातावरण है वो शांत मिल जाए, घर में आने के बाद हम थोड़ा रिलैक्स कर सकें, तो हम कुछ हद तक अपने ऑफिस के तनाव को भूल सकेंगे और अपने घर की जो चीज़ें हैं उनकी ऊर्जाओं से अपने आप को बैलेंस कर सकेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम जो तनाव बाहर से लेकर आ रहे हैं उसी तनाव के साथ हम अपने घर में भी चीज़ों को शुरू कर देते हैं, मतलब क्योंकि घर में भी चीज़ों का ऊर्जा उसी तरह का है। तो जब हम घर में पहुंच रहे हैं और हमें चीज़ों की ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ रहा है, तो यदि हम यहीं पे कुछ ऐसे चीज़ों को रख लें या घर के वास्तु को हम ठीक कर लें, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हो सकता है, तो हम मानसिक तौर पे बहुत शांत और स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जो मेन गेट है हमारा, इस पे ध्यान देना चाहिए। और मेन गेट में कोशिश ये कि यदि हम एक छोटे से गणपति जी चांदी के लगा सकें या स्वस्तिक लगा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। उत्तर दिशा में यदि हम कोई पानी का बर्तन भर के रखते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा मानसिक शांति के लिए। और दक्षिण दिशा को आप किसी भारी चीज़ से यदि रखते हैं, मतलब दक्षिण दिशा में भार रखेंगे, तो आपका मानसिक तनाव कम होगा। ये बहुत छोटी बातें हैं लेकिन ये हमारे डे टू डे लाइफ में हमें बहुत फ़र्क डालती है। बिल्कुल, यानी कि इन छोटी छोटी बातों का भी काफ़ी असर पड़ता है, यानी कि वास्तु का भी ध्यान रखना मानसिक शांति के लिए और घर में कलह ना हो उसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। मैम, कई बार ऐसा होता है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो मुखर होकर अपनी परेशानी नहीं कह पाते हैं, ग्रह कलह की अगर बात हो या शांति किसी भी नॉर्मल विवाद की भी अगर बात हो, और चाहते हैं कि इसका निवारण हो जाए, लेकिन इस तरह से निवारण हो कि किसी को पता ना चले, बताए बिना समस्या का निवारण हो सके। इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं?
देखिए, दो चीज़ें हैं। यदि ऐसे लोग हैं जो मुखरता से अपनी बात नहीं रख पाते, और इसका मतलब है कि हम इमोशनली बहुत स्ट्रांग नहीं हैं। इमोशन डायरेक्टली मून से कनेक्टेड है, यानी चंद्रमा से। ऐसे लोगों को कम से कम पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। यदि वो चाहते हैं कि थोड़ी मुखरता के साथ या तो बात रखें, या उनकी समस्या बिना ज़्यादा किसी प्लेटफॉर्म पे आए सुलझ जाए, तो आप पूर्णिमा का व्रत कीजिए। और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की साथ की फोटो, यानी जो भी आप घर में किसी देवी देवता, किसी एनर्जी की फोटो रखते हैं, उसका पैर में रखना शुरू कीजिए। इससे भी आपकी समस्याओं के निवारण बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यदि आप देखें तो इसमें एक दो तरह की ऊर्जाएं हैं, पुरुष ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा, और दोनों मिलकर जो है वो एक प्रॉपर समाधान की तरफ जाती है। तो आप यदि चीज़ों को पेयरिंग में शुरू कर देते हैं रखना अपने घर में, तो बहुत सारी समस्याओं के समाधान स्वतः हो जाते हैं। बिल्कुल, साथ ही राशि का बोध भी इस पर मैं समझना चाहूंगी। अलग अलग राशियों का अलग अलग परिस्थितियां होती हैं जब ग्रह कलह की बात की हमने जाए। मेष राशि की बात की थी और बाकी राशियां रह गई हैं जी। तो हम बाकी राशियों पे बात कर लेते हैं। मेष के बाद दूसरी राशि होती है वृष राशि, वृषभ राशि। और वृषभ राशि के जो देव होते हैं, राशि स्वामी होते हैं, वो शुक्र होते हैं। नॉर्मली वृषभ राशि के जो लोग होते हैं वो वैसे मन के शांत होते हैं, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, ज़्यादा झंझटों में पड़ना नहीं चाहते। ऐसे जातकों के लिए यदि उनको कोई बाहर से परेशान करता है तब ज़्यादा क्रोध आता है, और यदि ऐसी स्थिति उनके साथ बनती है तो उनको मीठे का दान कर देना चाहिए। हमारी अगली राशि है वो मिथुन राशि है, और मिथुन राशि में जो राशि स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं। मिथुन राशि के जातक स्वयं अपने आप में काफ़ी चीज़ों को मैनेज करने वाले होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सहन करने के बाद ही रिएक्ट करने की प्रवृत्ति होती है। तो भगवान गणपति की आराधना, यदि ऐसे समय में आपको ऐसा लगता है कि अब सहन शक्ति भी खत्म हो गई और अब आपको बात करनी ही पड़ रही है, या कलह बहुत बढ़ रहा है, या घर के जो स्वामी हैं यानी जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है या जिस घर में लोग रहते हैं वहाँ पे कलह ज़्यादा है और उनकी मिथुन राशि है, तो ऐसे लोगों को गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। अगली राशि जिसकी हम बात कर रहे हैं कर्क राशि है, और कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं, राशि स्वामी, वो चंद्रमा होते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी उनकी हाइड्रेट हो, यानी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है और इमोशनली बहुत डाउन हो जाते हैं कर्क राशि के लोग। इनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी ये है कि ये कभी भी अपने घर के दक्षिण के कोने में पानी कंटेनर या पानी की टंकी या कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं रखे, क्योंकि ये फायर का दिशा होता है। और यहाँ पे जब भी रखेंगे कर्क राशि के लोग पानी की कोई भी स्टोरेज रखेंगे तो इससे वाष्प बनेगी, और ये मतलब कि कहीं ना कहीं इमोशनली विड्रॉ हो जाएंगे चीज़ों में, रिश्तों में, और फिर ये विवाद की स्थिति बनेगी। इसी तरह से जब हम और अगली राशि की बात करते हैं कर्क के बाद, तो अगली राशि सिंह राशि है। सिंह राशि के जातक वैसे भी एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ होते हैं, और थोड़ा सा ईगो वाला फैक्टर यहाँ पे आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऐसे लोगों के बहुत होते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि आप भगवान विष्णु की आराधना करें, भगवान विष्णु का मंत्र मन मन में जपते रहें। यदि घर में ज़्यादा कलह हो रहे हैं, मैं बता चुकी हूँ कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सिंह के बाद हम अगली राशि की बात कर रहे हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी, यदि उनके घर में बहुत ज़्यादा कलह हो रही है या सिचुएशन कंट्रोल के बाहर है, तो ऐसे लोगों को मछलियाँ घर में रखनी चाहिए। यानी मछलियों का आप पेयर में रखिए। जैसे कहा जाता है कि अनइवन नंबर रखना चाहिए, लेकिन कन्या राशि के यदि जातक हैं तो उनको इवन नंबर्स में मछलियाँ या कोई आप और बर्ड्स वगैरह भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मछलियाँ सबसे सेफ है, आप उनको रख सकते हैं उत्तर दिशा की तरफ। अगली राशि हमारी है तुला राशि, और तुला राशि के लिए जब हम देखते हैं तो तुला राशि के भी राशि स्वामी शुक्र है। राशि स्वामी शुक्र जिनके भी हैं, ऐसे लोग जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा एक लग्जीरियस लाइफ होता है। ऐसे लोगों को मीठे के दान के साथ माँ लक्ष्मी की उपासना भी करनी चाहिए। शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं, या शुक्रवार के दिन अपने घर में किसी बुजुर्ग को बुलाकर भोजन करा सकते हैं कलह की स्थिति में।
आप किसी बाहर से किसी बुजुर्ग को बुला के भोजन कराइए, आपके घर के कलह में आपको बहुत जल्दी शांति, समाधान मिलने लग जाएंगे। तुला के बाद हमारी अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं, इनका नेचर थोड़ा सा इस तरह का होता है कि ये बहुत जल्दी प्रभावित भी नहीं होते और बहुत जल्दी अपनी बात को कह भी नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि हनुमान चालीसा का पाठ आप सूर्यास्त के बाद ज़रूर करें, आपको इसके परिणाम बहुत शुभ मिलेंगे। वृश्चिक के बाद हमारी अगली राशि जो है वो धनु राशि है, और धनु राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा टेम्परामेंट इनका भी हाई रहता है, फायर एलिमेंट की राशि है, और ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि ये बृहस्पतिवार के दिन पीली चीज़ों का दान करें यदि गुस्सा बहुत आ रहा है, घर में कलह हो रही है, और साथ ही अपने जो कपड़ों की चॉइस है इसमें डार्क कलर को अवॉइड करके इनकी कोशिश होनी चाहिए कि लाइट कलर के कपड़े पहने, धनु राशि के जातक। अगली हमारी जो राशि है धनु के बाद ये मकर राशि है, और मकर राशि के जातक जितने भी हैं, यदि घर में आपके कंटिन्यू विवाद की स्थिति बन रही है, कुछ ऐसा हो रहा है जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप शहद का दान करना शुरू कीजिए, या कोई दान नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान शिव को सोमवार के दिन शहद चढ़ाना शुरू कीजिए, आपके जीवन में शुभ घटनाएं शुरू हो जाएंगी। मकर के बाद हमारी अगली जो राशि है वो राशि है कुंभ, और कुंभ राशि के जातक जो होते हैं इनका थोड़ा सा एक जैसे ही थोड़ी भी डिसबैलेंस होती है लाइफ, ये बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और कई बार चीज़ें कंट्रोल के बाहर बहुत इजीली चली जाती हैं। कुंभ राशि के जातकों को सबसे पहले शनिवार के दिन शनि मंदिर जाके तेल का दान ज़रूर करना चाहिए, सरसों के तेल का, या सरसों के तेल में बनी हुई चीज़ें आपको किसी को भोजन के रूप में करवाना चाहिए। सरसों के तेल की बनी हुई पूड़ी, साग आप किसी को भोजन के रूप में करवाइए या दान कीजिए, इससे भी बहुत जल्दी लाभ होता है। हमारी अगली और आखिरी राशि है मीन राशि, और मीन राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कलह होने पर आप सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु का नाम लीजिए, या फिर गुरुवार के दिन जैसे मैंने बताया कि विष्णु सहस्त्र नाम तो कर ही सकते हैं, केल का पेड़ आता है, पीले कलर का फूल आता है, आप उसमें हल्दी वाला जल चढ़ाना शुरू कीजिए, घर में कलह भी समाप्त होंगी और माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। चलिए, तो अलग अलग राशि के जातकों के लिए उपाय हमने जाने, और हम भी आशा करते हैं कि दर्शकों को आपकी इन बातों से काफी लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। स्वस्थ रहें, बने रहें बंसल न्यूज के साथ।